तो बेटा कल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके कुदरती तौर पर, क्योंकि हमें ये बने बनाए भी मिल जाते हैं दुनिया के अंदर, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज ये टॉपिक हम लेंगे नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो ये हम आमतौर पर लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी बने बनाए रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कुदरती तौर पर हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं। नंबर वन, पहला सोर्स हमारा क्या है? प्लांट्स। और दूसरा सोर्स हमारा कौन सा है? एनिमल्स। उसके बाद तीसरा सोर्स हमारा क्या है? कोयला। और उसके बाद फोर्थ हमारा सोर्स जो है दैट इज पेट्रोलियम। और हमारा फिफ्थ सोर्स जो है, पांचवा सोर्स जो है दैट इज नेचुरल गैस। अब ये है हमारे टोटल रिसोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमें कौन कौन से कंपाउंड बने बनाए प्रोवाइड करेंगे या हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लेंगे कहाँ से? प्लांट से। आपको पता है प्लांट्स जो हैं ये हमें बहुत सारे बने बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। तो वो प्लांट्स जो हैं आपको कौन कौन से रेडीमेड यानी बने बनाए कंपाउंड्स देंगे। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, केन शुगर से आपको शुगर मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज होता है, फ्रूट्स के अंदर वाइटामिन्स होते हैं। उसके बाद सीड्स के अंदर ऑयल होते हैं, सीड्स के अंदर लिपिड्स होते हैं। उसके बाद जो है आप देख लो कि प्रोटीन्स होती हैं सीड्स के अंदर, या फिर दालों के अंदर, या बीजों के अंदर, या फिर उसके बाद हमें सेल्यूलोज या दूसरे कार्बोहाइड्रेट ये मिल जाते हैं। तो यूँ कह लो नेचुरल फाइबर, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बने बनाए कुदरत ने हमारे लिए प्लांट्स के अंदर स्टोर कर दिए। बस हमें इनको निकालना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। तो प्लांट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी हैं? अलग अलग प्लांट हैं, ट्रीज भी उसी में आ जाते हैं। तो आप देखो कि प्लांट्स प्लांट्स आर कंसिडर्ड टू बी, प्लांट्स को समझा जाता है कंसिडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट है क्या? इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेहतरीन रिसोर्सेज माने जाते हैं। कैसे? यानी दे कैन प्रोवाइड अस, ये हमें दे सकते हैं। फैट्स दे सकते हैं, ऑयल्स दे सकते हैं, वाइटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑयल्स दे सकते हैं, हमें लिपिड्स दे सकते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये आमतौर पर
जनरली बेटा ये हमें नेचुरल फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल फाइबर्स दे सकते हैं, और इसके अलावा एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड क्या, ऑर्गेनिक एसिड्स, बेसिस वगैरह, ये इनसे हमें मिल सकते हैं। तो समझ लो प्लांट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ऑयल्स, ठीक है ना, ये बने बनाए होते हैं इनमें, बस हमें इनको एक दूसरे से सेपरेट करना। तो वो सेपरेट करने के हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं, कुछ नेचुरल भी हैं। तो हम इनको बस इतना हमें काम करना होता है कि हम इनको आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इनके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है इन्हीं का एक और बहुत बड़ा ज़ख़ीरा। वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं उनमें इंसेक्ट्स हो गए, मैमल्स हो गई, उसमें आमतौर पर जनरली आप कह सकते हो कि उनमें जो हैं बर्ड्स आ गए, फिशेस आ गए, सारे एनिमल्स हैं। तो ये भी आपको एक बहुत बड़ा स्टोरेज फराहम करते हैं, चीज़ें आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको इनसे मिल सकती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमाइनो एसिड मिल सकते हैं आपको, विटामिन्स जो फैट से बनते हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा इनमें से कार्बोहाइड्रेट भी इनके अंदर, एनिमल स्टार्च सुना होगा आप लोगों ने, ये इनके अंदर स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद हमें ये कुछ ऑर्गेनिक तो नहीं, इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स हैं, मेटालिक आयन है जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, ये प्रोवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स कैन प्रोवाइड अस, क्या, कार्बोहाइड्रेट्स दे सकते हैं, ये थोड़े देते हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फैट्स, उसके बाद ऑयल्स, उसके बाद वैक्सेस, ये सारे मिलाकर एक साथ आप इनको लिपिड्स भी बोलते हो। और बायोकेमिस्ट्री में लिपिड, फैट या फैट लाइक सब्सटेंसेस, ये सारी चीज़ें, फैट, ऑयल्स और वैक्सेस, एक ही वर्ड लिपिड भी यूज़ किया जा सकता है इनके लिए। लिपिड्स दे सकते हैं। उसके बाद आपको वाइटामिन्स जो फैट में से बनते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट से बनते हैं। तो विटामिन्स जो होते हैं ना, नेसेसरी फूड फैक्टर्स होते हैं जो हमारे किसी बॉडी के पर्टिकुलर फंक्शन को चलाते हैं। तो विटामिन्स आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये आपको अमाइनो एसिड्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अमाइनो एसिड्स के बाद आपको बनी बनाई प्रोटीन्स जो हैं ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपको मिनरल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मिनरल्स सॉल्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं। तो और भी हैं इनके अंदर, एंड नेचुरल फाइबर्स। तो ये जो हैं ये इनके बहुत समझे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एनिमल्स से बने बनाए मिल जाते हैं, हमारी खुराक का हिस्सा हैं, हमारे फूड को कंपेंसेट करते हैं, हमारे लिए ये फाइबर फराहम करते हैं, हमारा लिबास इनसे बनता है, हमारे शूज़ इनसे बनते हैं, लेदर वगैरह, ये सब चीज़ें ये कंपाउंड ही हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो एनिमल भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब हमें नेक्स्ट लेना पड़ेगा, इनमें क्या थर्ड सोर्स पे आएंगे, और हमारा थर्ड सोर्स जो है वो कौन सा है, नंबर 3, वो है
कोयला कोयला जो है, कोयला एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको भी आप ये नहीं कह सकते कि कोल कोई बस एक कंपाउंड है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस ये ख़त्म हो जाएगा। कोल हंड्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये प्रोवाइड करता है। तो कोयले का सोर्स हमें आमतौर पर जो बताया जाता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये कोयला है क्या? कोल असल में आज से करोड़ों साल पहले बड़े बड़े घने जंगल थे, आज जैसे दरख्त हैं इनसे कई गुना बड़े दरख्त होते थे, ट्रीज होते थे, बड़े बड़े जंगल से। कुदरती सैलाब, तूफान, जलजले, इन्होंने इन जंगलों को ख़त्म कर दिया, यानी इनके ऊपर मट्टी के तूफान, मट्टी के ढेर आ गए। जलजलों में ये दरख्त नीचे ज़मीन में दफन हो गए, इनके ऊपर भारी भारी टनों के हिसाब से पहाड़ों जितनी रेत, मट्टी के ढेर बन गए और ये दरख्त जो हैं ये दफन हो गए। उसके बाद ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा और ये पहले डिकम्पोज हुए, फंगस ने, बैक्टीरियाज ने इनको डिकम्पोज किया, फिर ये एक शक्ल में आए। और ये पहला स्टेज था किसका? ये था कोयला बनने का लकड़ी में से, यानी लकड़ी यानी वुड जो थी दरख्तों की, उसको किसने? बैक्टीरियाज ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस ने इनको क्या किया? डिकम्पोज किया। और ये पहली फॉर्म जो बनी वो लकड़ी का, ऐसे समझ लो जैसे भूसा होता है, तो एक इनका क्या बन गया? पाउडर या डस्ट बन गया, और इसको हम बोलते हैं पैट। और ये पैट जो है PEAT, पैट पहले बना। अब पैट जो है ये फिर ज़मीन के ऊपर और मट्टी ज़्यादा आ गई, उसके ऊपर और कचरा, ढेर मट्टी के, और टनों के मट्टी के तूफानों से उसके ऊपर ढेर जम गए। ये फिर अब ज़मीन का टेम्परेचर और बढ़ने लगा, और जब ये बढ़ा तो इसमें ये पैट जो था अब ये डिकम्पोज हुआ और ये कन्वर्ट किस में हुआ? ये कन्वर्ट हुआ लिग्नाइट में। लिग्नाइट एक डार्क ब्राउन का कच्चा कोयला होता है, ये थोड़ा सा जम जाती है, जब पैट जम जाती है तो ये लिग्नाइट बन जाता है। और इस लिग्नाइट के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कार्बन कंटेंट भी होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आया लिग्नाइट, फिर, और ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में हुआ, ये लाखों साल गुजरने के बाद ये स्टेजेस चलते रहे। फिर लिग्नाइट, ये जो ब्राउन कलर का सॉफ्ट कोल बना, अब क्या हुआ? अब फिर ज़मीन का टेम्परेचर उससे भी और ज़्यादा बढ़ा, ऊपर से कंप्रेशन, वज़न बढ़ता गया इस दबी हुई लकड़ी को जो डिकम्पोज हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। अब ये कन्वर्ट हुआ किस में? ये कन्वर्ट हुआ सॉफ्ट कोल में। ब्राउन कलर का कोल होता है ये, इसको बोलते हैं बिटुमिनस कोल। क्या बोलते हो इसको? बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हुआ। अब ये बिटुमिनस कोल जो है बेटा, फिर थर्मल डिकम्पोजिंग, गर्मी, टेम्परेचर बढ़ता रहा, प्रेशर ऊपर बढ़ता रहा। अब ये फाइनली बिटुमिनस कोल जो है ये कन्वर्ट हुआ किस में? हार्ड फॉर्म, रॉक की शक्ल में, और इसको आप क्या बोलते हो? एंथ्रासाइट। तो ये जो कोल की मुख्तलिफ शक्लें हैं, पहली पहली शक्ल इसकी वुड है, कोल की, दरख्त हैं इसकी असल शक्ल। फिर ये जब डिकम्पोज हो गए, गलने सड़ने लगे, फिर ये कन्वर्ट हुए पैट में। पैट जो है वो फिर डिकम्पोज हुआ हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से। फिर ये कन्वर्ट हुआ किस में? बिटुमिनस लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ। लिग्नाइट फिर डिकम्पोज हुआ, हीट बढ़ने लगी, प्रेशर बढ़ने लगा, फिर ये कन्वर्ट हुआ बिटुमिनस कोल में, और आखिर में ये पथरीला कोयला, पत्थर जैसा कोयला, इसको आप एंथ्रासाइट बोलते हो, ये इस कोयले की फाइनल शक्ल है। अगर इसको भी हम प्योरीफाई कर लें तो इसमें से हम पत्थर की शक्ल में एक मटेरियल लेंगे जिसको आप बोलते हो कोक। तो अब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कोयले की, और ये सारे किससे बना है? लकड़ी से। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कोल
is the main source, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा क्या है, जखीरा है। और ये आमतौर पर हमें किससे मिला, ये हमें मिला है फॉसिल फ्यूल से। तो इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीज वुड, जो दरख्तों की लकड़ी थी उसमें से बना है। और इसमें सबसे पहले कौन सी चीज आई, वुड आया। और इस वुड को सबसे पहले बैक्टीरिया ने, फंगस ने बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन की इसकी, और ये डिकम्पोज होकर ये नरम सॉफ्ट फोम की शक्ल में एक पाउडर में कन्वर्ट हो गया, भूसे में कन्वर्ट हो गया, जो थोड़ा सा जम गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, पेट। ये कोयले की सबसे पहली समझ लो क्या है, फॉर्म है। और इसके अंदर ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम जनरली अगर बात करें तो 45 से तकरीबन 60%, 65% भी होता है, लिखा होता है आपके बुक्स में। तो ये 45 से 60% तक इसके अंदर सिर्फ बायोमास क्या होगा, कार्बन होगा। इस पेट को अब आगे फिर क्या हुआ इस पेट के साथ, ये फिर अब जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो हम कहेंगे अब हीट इसको और मिली, इसमें और रिएक्शन होने लगे, और ये थर्मल डीकम्पोजिशन हुई, और इससे अब पेट थोड़ा सख्त होने लगा, और ये कन्वर्ट होने लगा किसमें, लिग्नाइट में। लिग्नाइट थोड़ा सा हार्ड कोल है, और ये 65 से कहां तक, 75 तक, यानी जो है इसका आमतौर पर लिग्नाइट में आपको 65% से कहां तक, 70% तक आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। अच्छा, बुक्स में आपके इसको 60% भी लिखा होता है, 60 हालांकि पेट में होता है, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, 65% तक जाएगा, फिर ये अब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और कलर भी इसका अब डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो अब ये बेटा जब बन जाएगा तो हम इसको बोलेंगे लिग्नाइट। अब ये इसकी समझो सेकंड फॉर्म है, इसकी पिक ले लो, शाबाश। तो अब हम यहां पे, अगर आपको बुक्स में ये मिलता है ना 60 तक, तो भी आप लिख सकते हो, कोई हर्ष नहीं है। बहरहाल हम 65 से ही इसको काउंट करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट फॉर्म, लिग्नाइट बन गया। अब इसकी बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन हुई, और ये अब कन्वर्ट हुआ किसमें, अब फिर हीट बढ़ी। इस पेट को अब आगे फिर क्या हुआ इस पेट के साथ, ये फिर अब जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो हम कहेंगे अब हीट इसको और मिली, इसमें और रिएक्शन होने लगे, और ये थर्मल डीकम्पोजिशन हुई, और इससे अब पेट थोड़ा सख्त होने लगा, और ये कन्वर्ट होने लगा किसमें, लिग्नाइट में। लिग्नाइट थोड़ा सा हार्ड कोल है, और ये 65 से कहां तक, 75 तक, यानी जो है इसका आमतौर पर लिग्नाइट में आपको
5% से कहाँ तक 70% तक आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। अच्छा, बुक्स में आपके इसको 60% भी लिखा होता है, 60 यानी कि पेट में होता है, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, 65% तक जाएगा, फिर ये अब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और कलर भी इसका अब डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो अब ये बेटा जब बन जाएगा तो हम इसको बोलेंगे लिग्नाइट। अब ये इसकी समझो सेकंड फॉर्म है, इसकी पिक ले लो, शाबाश। तो अब हम यहां पे, अगर आपको बुक्स में ये मिलता है ना 60 तक, तो भी आप लिख सकते हो, कोई हर्ष नहीं है। बहरहाल हम 65 से ही इसको काउंट करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट फॉर्म, लिग्नाइट बन गया। अब इसकी बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन हुई और ये अब कन्वर्ट हुआ किस में, अब फिर हीट बढ़ी, और जब हीट बढ़ने लगी तो ये इसमें क्या होने लगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, और ये अब के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, बिटुमिनस कोल में। किस में कन्वर्ट हुआ, बिटुमिनस कोल में। और इसमें आपको पता है कि ऑलमोस्ट हम यहाँ से 70% से 85% तक हमें पता है इसके अंदर क्या होता है, कार्बन। ये समझो वैसे फाइनल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अब ये कोई हल्का फुल्का कोयला होगा। ये बिटुमिनस कोल जो है ना, ये समझ लो कोयला ही है, लेकिन ये सॉफ्ट कोल है। तो हार्ड कोल इसको नहीं बोल सकते, इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कोल। तो सॉफ्ट कोल अक्सर लिखा होता है, तो ये भी चाहे लिग्नाइट हो चाहे बिटुमिनस कोल, ये कोयला ही है, और ये पावर प्लांट्स को चलाने के लिए फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे इसको यूज करते हैं। अब ये बिटुमिनस कोल जो है, इस पे फिर जमीन का टेम्परेचर बढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन हुई और हीट बढ़ने लगी, प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज्यादा होने लगा, हाई प्रेशर, जमीन का दबाव, मट्टी का वजन बढ़ने लगा। वो तो इस पर भी था, हाई प्रेशर इस पर भी था, लेकिन अब प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता गया, तो ये फिर बिटुमिनस कोल अब समझो अपनी ऐसे है कि ये हार्डेस्ट फॉर्म में आया, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट समझ लो कि ये हार्ड कोल कहलाता है, यानी हार्डेस्ट कोल जो है, सख्त कोयला जो है वो यही। और इस हार्ड कोल में ऑलमोस्ट 85% से कहां तक, 95% तक आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो 95% तक इसमें कार्बन हो सकता है। बुक्स में 90 भी लिखा होता है, तो खैर ये माना जा सकता है कि ये कोयला जो है वो इस फॉर्म में ऑलमोस्ट ये बेटा 90 to 95% तक ये इसमें जा सकता है। तो ये कोयले की अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब इनमें कंपाउंड भी फिर अलग अलग बनने लगे। पहले स्टेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ बने, कुछ दूसरे में बने, कुछ तीसरे में बने, कुछ चौथे में बने। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोयला जो है वो हंड्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने अंदर रखता है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कोयले के अंदर हमें कौन कौन सी डिफरेंट बेटा क्या मिलेंगी, प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और वो किस किस्म की होंगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपको पता है कोयले के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, तो वो ऑलमोस्ट कौन कौन सी होंगी। इनमें यहाँ पे लिखेंगे हम कॉम्पोजिशन ऑफ कोल।
तो कोल के अंदर क्या क्या चीज़ें मेजर होती हैं या इसके कंपोनेंट कौन से मेजर होते हैं, तो इनमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है कोक। अच्छा, ये बिल्कुल क्या होता है, हार्ड रॉक, पत्थर की शक्ल में होता है, लेकिन होता क्या है, अमॉर्फिक, क्रिस्टलाइन नहीं होता, अमॉर्फिक सॉलिड होता है कोल जो है, कोक जो है। तो कोक असल में हार्ड एमॉर्फिक सब्सटेंस है, पर असल में कोक है क्या? कोक जो है इट इज प्योर 99%, याद रखना 1% इसमें इम्प्योरिटी हो सकती है, 99% इसके अंदर क्या है, प्योर क्या, अमॉर्फिक कार्बन, यानी ये क्रिस्टलाइन कार्बन नहीं है, इसके अंदर अमॉर्फिक कार्बन है 99%। ठीक है, जस्ट इसमें अगर कहा जाए कि इसके अंदर 1%, फिर क्या होगा, इम्प्योरिटीज होंगी, यानी वो हो सकता है इम्प्योरिटीज सच एज, मिसाल के तौर पे मॉइस्चर, ठीक है, डस्ट वगैरह जो है, मॉइस्चर, डस्ट, ये हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये इनके अंदर पॉसिबल है, यानी 1% इम्प्योरिटीज हो सकती हैं मॉइस्चर या डस्ट की शक्ल में। तो ये पहली फॉर्म है कोक की जो हम लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है, नेक्स्ट इसका पार्ट वो है कि कोल टार। आप सुनते हो कि कोल टार असल में क्या है और ये कहां से आता है, तो सेकंड पोर्शन, नंबर 2, नेक्स्ट पोर्शन जो है ये है कोल टार। ये असल में इट इज ए डार्क ब्लैक और ब्राउन विस्कस ऑयली लिक्विड। ये बिल्कुल जैसे गाढ़ा शहद होता है, इस तरह का ऑयली लिक्विड होता है, और इसके अंदर बड़ी मिकदार किसकी होती है, एलिफैटिक यानी ओपन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, इसके अंदर बड़ी तादाद एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है, यानी इट मैनली कंटेन्स, ये आमतौर पर मुश्तमिल होता है किस पर, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें बुनियादी तौर पर बहुत सारी मिकदार एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है, सच एज, मिसाल के तौर पर बड़ी अमाउंट, ज्यादा में ज्यादा अमाउंट किसकी होती है इसके अंदर, बेंजीन की होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है बेंजीन की। उसके बाद इसके अंदर फिनोल ये होता है, बेंजोइक एसिड ये इसके अंदर होता है। उसके बाद इसके अंदर होती है नेफ्थलीन, उसके बाद एंथ्रासीन वगैरह, ये सारे बेंजीन के क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। तो इसके अलावा इसमें बाकी जो हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड हैं एंड सम अदर कंपाउंड्स। अच्छा, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, सच एज, मिसाल के तौर पे अल्कोहल्स होते हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल ये आ गया, एसीटोन यानी कीटोन्स आ गए, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, तो ये भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये कोल टार जो है ये बेटा एक ऐसे समझ लो कि ये बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है किसका, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कोल का, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा कोल टार पर मुश्तमिल होता है। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट में
और उसका हमें अब यहाँ पे लेना पड़ेगा कोल गैस। अब ये जो है तीसरा पार्ट है। और आपको पता है कोल गैस जो है ये असल में क्या है भाई, आप अक्सर बार बार पढ़ते हो कि एक गैस जो अल्केन की है उस गैस को हम बोलते हैं मीथेन, CH4, मीथेन। अब इस मीथेन में हम मिला देते हैं दो और गैसेस, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन। ये दो गैसेस वैसे इनका अलग से इनको मिक्स कर लो तो इनका अलग से एक नाम होता है और इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हो इसको? वाटर गैस बोलते हो। और ये क्या है? ये मीथेन है। तो ये तीन गैसेस आप मिक्स कर दो, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो ये वाटर गैस और मीथेन का मिक्सचर ये कहलाता है कोल गैस। और ये कोयले में से बहुत बड़ी मिकदार में यही तीन गैसेस एक साथ मिलती हैं, तभी इसको कोल गैस कहा जाता है। यानी इट इज, ये जो है मिक्सचर ऑफ, किसका ये मिक्सचर है? ये मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ मीथेन, ये मीथेन का मिक्सचर है एंड, और इसमें दूसरा क्या है? वाटर गैस है। तो ये कोल गैस कहलाती है। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी ये आम तौर पर आप कह सकते हैं कि ये कोयले का ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है और ये कोयले में से ही हमें मिलती है बहुत बड़ी अमाउंट में। अच्छा, सम अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी इसमें होती हैं कोयले के अंदर, लेकिन वो रेयर हैं और वो इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। दे आर नॉट कॉल्ड दी कोल गैसेस। तो कोल गैस ये है बेटा। अब बेटा हम लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा जो अब आएगा पोर्शन इसका, वो भी कोयले का है। और वो कोयले का पार्ट हमारा ऑलमोस्ट आप पांचवा पार्ट कह सकते हो, चौथा पार्ट कह सकते हो। दैट वन इज एमोनिकल, चौथा ही होगा। तो एमोनिकल क्या है? लिक्विड्स, लिक्विड्स या लिक्विड्स कह सकते हो। लिक्विड, ऑयली लिक्विड्स को लिक्विड्स भी कहा जाता है। तो ये जो एमोनिकल लिक्विड्स हैं ये असल में यानी इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होता है मेनली, ज्यादातर क्या? सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम, अमोनियम आयंस, जैसे हमारे पास एमोनियम सल्फेट, ये वाटर में हल हो जाए। उसके बाद लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया खुद यानी NH3, ये हो गया। और उसके बाद जो है एमोनियम, एमोनियम बाई कार्बोनेट, ये हो गया। तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में, वाटर सॉल्यूशन फॉर्म में, नमी की शक्ल में इसके अंदर होते हैं। तो ये अमोनियम सॉल्ट्स हो या खुद लिक्विड अमोनिया हो, तो अमोनियम सॉल्ट तो बहुत सारे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, तो ये एक साथ हों तो ये फिर क्या कहलाती हैं? एमोनिकल लिक्विड्स कहलाते हैं। और ये भी किसके अंदर होती हैं? ये भी कोयले के अंदर होती हैं और इनको हम कोयले का मेन पार्ट मानते हैं और ये कोयले से हासिल की जाती हैं। अब ये चीज़ें बेटा कोयले के अंदर मौजूद हैं, ये कोयले के समझ लो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोयले के मेन पार्ट्स हैं, कोयले के अहम अज्जा हैं। और ये सारी चीज़ें अब कोयले में तो मौजूद हैं, लेकिन अब इनको हम अलग कैसे करेंगे,
इनको सेपरेट कैसे करेंगे, यानी ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऑफ कोयले के, यानी मेन कंपोनेंट, बाकी और भी हैं लेकिन ये मेन कंपोनेंट्स, कोल आर सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव क्या, डिस्टिलेशन। बस हम ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का एक मेथड है जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हम कोयले में से ये सारी 400-500 प्रोडक्ट्स जो है ना, या कम से कम 300 तो हमें मिल ही जाती हैं, बाकी हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल होता है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, तो वो हम इसमें से अलग करेंगे, पर तरीका कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव